लॉन्ग यिन की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, इतनी अविश्वसनीय हद तक? बेशक विवान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने के बाद लॉन्ग यिन ने उन मास्टर्स की आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। डार्क सिटी में वापस लॉन्ग यिन को उन मास्टर्स की आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे एकीकृत करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसने इसे अभी अभी अवशोषित किया था। लेकिन अब कुछ समय बाद लॉन्ग यिन ने उन मास्टर्स की आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था, इसलिए उसकी वर्तमान शक्ति डार्क सिटी की तुलना में और भी अधिक मजबूत और भयानक थी। जैसे ही विवान को लगा कि लॉन्ग यिन तेजी से शक्तिशाली होता जा रहा है, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वास्तव में उसके सामने खड़ा विश्वासघाती आदमी था। उसने फिर से अपनी राक्षसी तलवार निकाली और 3 तीव्र एवं अद्वितीय तलवार प्रहार किए। हालांकि लोंग यिन ने विवान की सभी तेज तलवारों को चकमा दे दिया। यह देखकर कि विवान लोंग यिन को हरा नहीं पा रहा, उसके भाई उसकी मदद के लिए आ गए। जगदीश ने दहाड़ते हुए बगल से हमला किया, जबकि यश राणा ने भी अवसर का फायदा उठाया और उसी तरफ से हमला किया। विवान और उसके भाइयों ने लॉन्ग यिन पर हमला किया, लेकिन लॉन्ग यिन अविचल रहा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारी संख्या अधिक है। बोलते समय उसने अचानक जगदीश को दबंग भाव से पकड़ लिया। जगदीश ने प्रतिद्वंद्वी के घातक हमले को भांप लिया और जल्दी से चकमा दे दिया, लेकिन फिर भी लॉन्ग यिन की उंगली के प्रहार से उसका कंधा घायल हो गया। जगदीश के कंधे में तेज दर्द हुआ, जिससे उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और यश राणा का क्या? वो अपने हल्केपन के हुनर पर भरोसा करके इधर उधर घूम रहा था और लड़ रहा था, लेकिन लॉन्ग यिन में कोई कमजोरी नहीं दिख रही थी, जिससे यश राणा के लिए हमला करना नामुमकिन हो गया। जिस पल यश राणा हिचकिचाया, लॉन्ग ने यश राणा के सीने पर सीधे लात मार दी थी। यश राणा ने एक दबी हुई कराह निकाली, क्योंकि उसे लात मारी गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, यह देखते हुए कि उसके भाई लॉन्गिन के सामने कुछ भी नहीं थे। विवान के पास सब कुछ जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने दाहिने हाथ में राक्षसी तलवार क्रिम्सन सर्प को पकड़े हुए उसने लॉन्ग यिन पर एक तेज हमला किया, जबकि उसके बाएं हाथ ने रहस्यमय स्वर्ग उंगली तकनीक को उन्मुक्त कर दिया, जिससे गोलियों की तरह लॉन्ग यिन की ओर तेज भेदी उंगली के वार हुए। विवान को अपनी ओर पूरी ताकत से आते देख लॉन्ग यिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही बरते। इसके अलावा वह विवान की एक अजीबोगरीब मार्शल आर्ट से भी डरता था, एक भयानक मार्शल आर्ट जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। इसलिए लॉन्ग यिन बस उसे चकमा देकर उससे बच सकता था। यह देखकर कि लॉन्ग यिन को अंततः पीछे धकेल दिया गया था, विवान ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अचानक राशोमोन की 9 शैलियों से नर्क का निशान छोड़ दिया। हालांकि राशोमोन तकनीक लॉन्ग यिन को दबाने में सक्षम नहीं हो सकती, लेकिन राशोमोन के 9 रूप आखिरकार 4 महान परिवारों में से एक विश्वराज परिवार की सर्वोच्च मार्शल आर्ट हैं। एक बार इसका इस्तेमाल करने पर विवान का पूरा शरीर काली ऊर्जा से ढंक गया और उस अभिमानी काली ऊर्जा ने अचानक लॉन्ग यिन को काले बादल की तरह ढंक लिया। राशोमोन विवान को विश्वराज परिवार की अंतिम तकनीक का उपयोग करते हुए देखने के बाद लॉन्ग यिन ने अचानक उपहास किया और कहा, इस कौशल को स्पष्ट रूप से जानते हुए। जैसे ही विवान की भयानक राशोमोन शक्ति लॉन्ग यिन की ओर बढ़ी, लॉन्ग यिन अविचलित रहा, उसके हाथ अचानक आपस में जुड़ गए। फिर जैसे ही उसके हाथ जुड़े, अचानक उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य अवरोध प्रकट हुआ, जिसने लॉन्ग यिन के शरीर को ढंक लिया। हालांकि विवान की राशोमोन शक्ति का दायरा बहुत व्यापक था, फिर भी वह लॉन्ग यिन के शरीर के चारों ओर मौजूद ऊर्जा अवरोध के पास भी नहीं पहुंच सकी। जैसे ही विवान लॉन्ग यिन को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए राशोमोन तकनीक का उपयोग करने वाला था, लॉन्ग यिन ने अचानक अपने हाथों को फैला दिया और उसकी हथेलियों से विवान की ओर ऊर्जा का एक अजीब विस्फोट हुआ, जो राशोमोन तकनीक का उपयोग कर रहा था। विवान के पास हथेली के प्रहार से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल खड़े होकर ही इसका सामना कर सकता था। एक जोरदार धमाके के साथ विवान, जो अभी अभी लॉन्ग यिन से आमने सामने टकराया था, पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, वह कई कदम पीछे हट गया, फिर अपने पैर को वापस संभाल सका। इस समय विवान का दिल उमड़ रहा था। ड्रैगन के खून की शक्तिशाली ऊर्जा से वह इतना सदमे में था कि उसकी छाती में बहुत बेचैनी हो रही थी। अगर उसने इसे सहने की जिद न की होती, तो शायद वह मुंह भर खून थूक देता। और लॉन्ग यिन का क्या?
वह वहीं सुरक्षित खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जब वह विवान को देख रहा था। तुम बदमाश उपनाम ली, चलो देखते हैं आज तुम कहाँ भागते हो। आज तुम मर चुके हो। जब लॉन्गिन ने वे क्रूर शब्द कहे तो उसके बगल में खड़े जगदीश और एचोऊ दोनों क्रोधित हो गए। धिक्कार है, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें अपने साथ नरक में घसीट कर ले जाऊंगा, उसने गुस्से से कहा। जब लॉन्गिन ने जगदीश को उसका अपमान करते सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत अंतहीन हत्या का इरादा दिखाई दिया और उसकी हिंसक आंखें जगदीश और एचोऊ पर भयंकर रूप से चमक उठीं। तुम अज्ञानी मूर्ख हो, मैं पहले तुम्हें मरने दूंगा। जैसे ही लॉन्गिन दहाड़ा, उसका शरीर अचानक जगदीश और एचोऊ पर भयंकर रूप से झपटा, स्पष्ट रूप से उन दोनों को तुरंत मार डालने का इरादा रखते हुए। जब जगदीश और एचोऊ ने देखा कि शापित लॉन्गिन उनकी ओर तेजी से आ रहा है, तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि लॉन्गिन बहुत तेज था। लॉन्गिन अब पूरी तरह से क्रोधित है और उनकी जान के पीछे पड़ा है। क्योंकि विवान जगदीश और एचोऊ से बहुत दूर था, जब उसने अचानक राक्षसी यिनयांग आदमी को अपने भाइयों पर घातक हमला करते देखा तो वह घबरा कर चिल्लाया, जगदीश, एचोऊ सावधान। जैसे ही उसने चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्गिन का पूरा अत्याचारी शरीर पहले ही आगे बढ़ चुका था। जगदीश ने मुट्ठी उठाई, अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉन्गिन के हाथों में यह सब इतना निरर्थक लग रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ लॉन्गिन ने जगदीश की छाती पर 2 वार किए। जगदीश की छाती से एक चटकने की आवाज आई, पसलियों के टूटने की आवाज। तभी उसके मुंह से चीख निकली। वह झटके से उड़ गया और एक धमाके के साथ उसका शरीर हवा से सीधा नीचे गिर गया। और आचाऊ का क्या? जब उसने देखा कि जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो वह तुरंत जाकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लॉन्गिन, जो हवा में था, ने अपनी हथेली घुमाई और एक अदृश्य शक्ति को सीधे ये चौ की ओर भेजा। एक धमाके के साथ आचोऊ को भी एक क्रूर हथेली का प्रहार लगा और वह एक दयनीय चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े। पलक झपकते ही जगदीश और एचोऊ को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। उनके शरीर जमीन पर पड़े थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। जगदीश, एचोऊ। विवान घबराकर दौड़ा और देखा कि दोनों लोग जमीन पर पड़े हैं और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ है। तांग जगदीश जमीन पर पड़ा है, उसका चेहरा राख जैसा हो गया है। यह स्पष्ट नहीं था कि वह जीवित है या मरा। और एचोऊ का क्या? हालांकि वह अभी भी अपने शरीर को थोड़ा हिला सकता था, लेकिन वह अपनी लड़ने की क्षमता खो चुका था। अपने 2 भाइयों को अधमरा देखकर विवान आग बबूला हो गया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसके हाथ में राक्षसी तलवार क्रिम्सन सर्प थी और उसके पूरे शरीर से अत्यंत भयानक दुष्टता की आभा निकल रही थी। तुम कमीने, विवान गुस्से में दहाड़ा। उसकी नजरें उसके सामने लॉन्गिन पर टिकी थीं। लॉन्गिन ने बेतहाशा हंसते हुए जमीन पर पड़े जगदीश और एचोऊ की ओर इशारा करते हुए कहा, वे दोनों इसके लायक थे। उनके औसत दर्जे के कौशल ने मेरे सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस किया। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा तो मैं अपना रास्ता कैसे बना सकता था? लॉन्गिन के ये शब्द कहने के बाद उसकी भयावह नजरें अचानक विवान पर केंद्रित हो गईं। और आज तुम भी मर जाओगे। लॉन्गिन की बातें सुनकर विवान दहाड़ा और अपनी राक्षसी तलवार से वारों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। हर वार का उद्देश्य एक जान लेना था। राक्षसी तलवार से निकलने वाली काली आभा भी लॉन्गिन की ओर बही। हालांकि लॉन्गिन निहत्था था, फिर भी उसकी आंतरिक शक्ति अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी। विवान की तलवार की कई चालों से बचने के बाद उसने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया और भयंकर ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट सीधे विवान के दाहिने हाथ में मौजूद राक्षसी तलवार पर लगा। विवान बच नहीं सका और सीधे लॉन्गिन की भयंकर ऊर्जा की चपेट में आ गया। एक तेज झंझनाहट के साथ विवान का हाथ झटके से सुन्न हो गया और उसी क्षण उसके हाथ से राक्षसी तलवार छूटकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। जिस क्षण राक्षसी तलवार जमीन पर गिरी, उसकी काली और हिंसक आभा तुरंत समाप्त हो गई। जैसे ही विवान की राक्षसी तलवार को लॉन्गिन ने जमीन से गिरा दिया, लॉन्गिन ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया और विवान पर फिर से हथेली के कई वार किए। विवान ने जल्दी से दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उसे रोक दिया और लॉन्गिन के साथ 10 से अधिक वार करने के बाद भी लॉन्गिन असीम कानून के प्रहार से उसकी छाती पर भारी चोट लगी। विवान ने घुरघुराहट की और जल्दी से पीछे हट गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने पर खून का हल्का सा निशान था। साफ था कि विवान लॉन्गिन का कोई मुकाबला नहीं था। बड़े भाई विवान को घायल देखकर यश राणा मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन विवान ने उसे तुरंत रोक दिया।
यश और करीब मत आओ। जगदीश और अचो को ले जाओ और चले जाओ, जल्दी से यहां से निकल जाओ, विवान ने अपनी छाती में उमड़ते खून को दबाते हुए कहा। जब यश राणा ने विवान को यह कहते सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तुम्हारा क्या हाल है भाई? अगर हम चले गए तो तुम क्या करोगे? यश राणा ने आश्चर्य से पूछा। विवान ने कहा, मेरी चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। मैं नहीं जा रही, मैं अपने भाई के साथ जाऊंगी। यश राणा ऐसे कैसे बच सकती है? विवान और भूत सेवक को खुद ही अपना ख्याल रखने दो, जल्दी करो और चले जाओ। अगर हम अभी नहीं गए तो हम में से कोई भी भाई आज नहीं जा पाएगा, विवान ने अचानक गुस्से से कहा। ऐसा पहली बार लग रहा था कि यश राणा ने विवान को अपने सामने अपना आपा खोते हुए देखा था और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। लेकिन बड़े भाई, तुम अब भी किस बात से हिचकिचा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि जगदीश और अचौ मेरे साथ यहीं मर जाएं? जल्दी करो और जाओ। जैसे ही विवान ने अपने आखिरी शब्द कहे, यश राणा की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने पहले अपने सबसे बड़े भाई की ओर देखा, फिर जमीन पर पड़े अपने दोनों भाइयों की ओर। अंततः यश राणा ने अपना मन बनाया और तेजी से जगदीश और अचो की ओर दौड़ा, जो मृत प्रतीत हो रहे थे। जब लोंगयिन ने विवान को अपने भाइयों को जाने के लिए कहते देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडी, क्रूर मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जा सकते हो? तुम में से कोई भी आज यहां से नहीं जा रहा है, तुम सब यहीं मरोगे। वह लोंगयिन की दहाड़ के साथ वह आगे की ओर उछला, उसकी हथेलियां यश राणा पर बुरी तरह से हमला कर रही थीं। लोंगयिन को अपने भाई पर हमला करते देख विवान ने अपने दिल में उमड़ते जुनून को दबा दिया और अचानक लोंगयिन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। लोंगयिन ने दहाड़ते हुए दोनों हथेलियों से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और विवान पर घातक प्रहार किया। इस समय विवान को भी लोंगयिन की भयानक हथेली तकनीक का एहसास हुआ। उसे इसका विरोध करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा विवान निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वर्गीय पुस्तक स्क्रॉल से नामहीन और चेहराहीन राक्षसी हथेली तकनीक का उपयोग किया। जब शैतान का हाथ खुला तो दुनिया का रंग बदल गया। ऊर्जा का एक विशाल उभार काले बादलों की तरह अचानक ड्रैगन की संतान को घेर लिया। यह अद्वितीय मार्शल आर्ट, जिसका मूल अज्ञात है, किसी एकांतप्रिय गुरु द्वारा छोड़ी गई एक हस्तकला तकनीक है। यह अनाम और गुमनाम है, फिर भी इसकी शक्ति अपार है। एक बार मुक्त हो जाने पर लोंगयिन की अभिमानी ऊर्जा भी धीरे धीरे निगल ली गई, लेकिन इसके बावजूद लोंगयिन पूरी तरह से अविचलित रहा। लोंगयिन ने अपना बायां हाथ घुमाया और अपने दाहिने हाथ से एक विनाशकारी प्रहार किया, जो सीधे विवान की राक्षसी हथेली की ओर बढ़ रहा था। दो अत्यंत शक्तिशाली सच्ची ऊर्जाएं अचानक हवा में हिंसक रूप से टकरा गईं। एक राक्षसी लोंगयिन थी, जिसने कई मास्टर्स की शक्तिशाली आंतरिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था, और दूसरी विवान थी, जिसने अपने जीवन और मृत्यु के द्वार खुलने के बाद स्वर्गीय पुस्तक स्क्रॉल से आश्चर्यजनक चाल दानव पाम का इस्तेमाल किया। ऐसी शक्तिशाली टक्कर सचमुच दुनिया में अद्वितीय है। जैसे ही दो अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और दो आकृतियां ऊर्जाओं के बीच से उड़कर वापस चली गईं। लोंगयिन और विवान, दोनों व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे पर हथेली से वार किया था, अब गंभीर भावों के साथ खड़े थे तथा उनकी तीव्र ऊर्जा अभी भी चारों ओर भयावह रूप से व्याप्त थी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कुछ सेकंड तक दोनों एक साथ खड़े रहने के बाद लोंगयिन ने सबसे पहले बात की। प्रभावशाली हस्तरेखा तकनीक। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास इतना अनोखा कौशल होगा, लोंगयिन ने भयावह चेहरे के साथ कहा। लेकिन विवान कहाँ था? उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और वह चुप था। क्या ऐसा है कि वे बोल नहीं सकते, या कुछ और? जैसे ही लोंगयिन ने ये शब्द कहे, विवान का शरीर अचानक जोर जोर से कौंपने लगा। फिर उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, उसके मुंह से काला खून निकल आया। उसने खो दिया है। विवान वास्तव में पराजित हो गया था और लोंगयिन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। विवान को जमीन पर घुटनों के बल बैठकर खून थूकते हुए देखकर लोंगयिन के मुड़े हुए चेहरे पर एक पल में मुस्कान आ गई। हे, लेकिन तुम अभी भी मेरे मुकाबले में नहीं हो, लोंगयिन ने फिर कहा। विवान वास्तव में लोंगयिन का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि विवान ने दानव हथेली का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाया। दानव हथेली तकनीक को अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए अत्यंत प्रबल आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि विवान ने जीवन और मृत्यु का द्वार खोल दिया है,
फिर भी यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह इस बार हार गया। विवान ने असफलता के परिणामों का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका हृदय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। और इस बीच, जबकि लोंगिन और विवान एक भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, यिनयांग बूढ़ा दानव भी चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवक के साथ भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ था। चंद्रेश चौधरी की पारिवारिक तलवारबाजी घातक, भयावह और निर्दयी है, और एक दुष्ट तलवारबाज के रूप में उसकी प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। भूत सेवक अत्यंत फुर्तीला है, जो अपनी भूतिया और मायावी क्षमताओं पर निर्भर रहता है। हालांकि उन दोनों को यिनयांग पुराने दानव का सामना करना बहुत मुश्किल लगा। यिनयांग बूढ़ा दानव दुष्ट आभा बिखेरता था। दशकों से दानव गुफा में कैद यह राक्षस जन्म से ही बेहद हिंसक था। इस समय उसने चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक पर हमला करने के लिए अपनी दुष्ट हथेली का इस्तेमाल किया। चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवकों को खतरनाक परिस्थितियों में धकेल दिया गया। अरे अरे, एक अत्यंत अजीब और भयानक हंसी के साथ यिनयांग बूढ़ी दानव ने अचानक भूत सेवक पर एक भयानक हमला कर दिया। भूत सेवक ने कई बार कोशिश की और बचने की कोशिश की, लेकिन वह यिनयांग बूढ़े दानव की हथेली के प्रहार से बच नहीं सका। वह अचानक चौंक गया और यिनयांग बूढ़े दानव ने उसके कंधे पर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ भूत सेवक ने एक दबी हुई चीख निकाली और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे कई ठंडे फर्श टूट गए। यह देखकर कि भूत सेवक को राक्षस ने मारा था, चंद्रेश चौधरी ने अचानक अपनी तलवार की तकनीक बदल दी और कई तेज तलवारें निकाल दी, जिन्हें यिनयांग पुराने दानव ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से एक-एक करके रोक दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चंद्रेश चौधरी जल्दी से भूत सेवक की तरफ उड़ गया। भूत सेवक, आप कैसे हैं? चंद्रेश चौधरी ने चिंता से भूत सेवक को देखा। भूत ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, अपने बुरी तरह घायल और खून बहते कंधे को पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मैं ठीक हूं। चंद्रेश चौधरी ने भूत सेवक की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरे भाई, लगता है आज हम इस विपत्ति से बच नहीं सकते, भूत सेवक ने निराशा भरी आंखों से कहा। चंद्रेश चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया था और वह एक शब्द भी नहीं बोला। उसके हाथ में जो कांसे की तलवार थी, उसकी असली चमक खत्म हो गई थी और अब वह एक साधारण लंबी तलवार बनकर रह गई थी। चाहे कुछ भी हो, हम दोनों को अपने युवा स्वामी की रक्षा करनी होगी और उसे यहां से बाहर निकालना होगा, भले ही इसका मतलब मौत हो, चंद्रेश चौधरी ने अंततः कहा। भूत सेवक ने चुपचाप सिर हिलाया। जाओ, युवा स्वामी की मदद करो, मैं इस राक्षस से मरते दम तक लड़ूंगा, चंद्रेश चौधरी ने अंततः कहा। ऐसा लगता है कि चंद्रेश चौधरी का आज जीने का कोई इरादा नहीं है। वह इस यिनयांग पुराने दानव से मौत तक लड़ने के लिए भी तैयार है। वहां विवान स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था और लोंग इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यही कारण है कि चंद्रेश चौधरी ने यह निर्णय लिया। लेकिन चंद्रेश चौधरी की बातें सुनने के बाद द हेर्मेफ्रोडाइट ने धमकी भरे अंदाज में हंसते हुए कहा, तुम सब आज यहीं मर जाओगे। हे दानव, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। चंद्रेश चौधरी दहाड़ा, उसका शरीर हवा में उछल गया। उसकी कांस्य तलवार इंद्रधनुष की तरह सूरज को भेदती हुई सीधे यिनयांग पुराने दानव पर निशाना साध रही थी। द हेर्मेफ्रोडाइट ने भयावह रूप से ठहाका लगाया। उसका हाथ अचानक हथेली से पंजे में बदल गया और चंद्रेश चौधरी की कांसे की तलवार की ओर बढ़ा। चंद्रेश चौधरी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने द हेर्मेफ्रोडाइट को अपने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ते देखा। उसने अपनी कांसे की तलवार से तेजी से कई तलवारें निकाली, लेकिन जैसे ही ये तलवारें द हेर्मेफ्रोडाइट पर वार करने वाली थीं, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक पकड़ो तकनीक से पलटवार किया और चंद्रेश चौधरी की कलाई पकड़ ली। चंद्रेश चौधरी ने अपनी बांह घुमाई और दानव की कलाई पर जोर से वार किया, लेकिन दानव की हरकतें बहुत तेज थीं। चंद्रेश चौधरी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही दानव ने चंद्रेश चौधरी की बाई कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। चंद्रेश चौधरी को अपनी बांह में तेज दर्द महसूस हुआ और कांसे की तलवार उसके हाथ से छूट गई। फिर द हेर्मेफ्रोडाइट ने चंद्रेश चौधरी के कंधे पर अपनी हथेली से जोरदार वार किया। चंद्रेश चौधरी ने एक दबी हुई कराह भरी। जैसे ही उसे पीछे की ओर उछाला गया, उसका शरीर सीधे अग्रवाल परिवार के पुश्तैनी हॉल के लकड़ी के दरवाजे से टकराया। एक दरार के साथ भारी लकड़ी का दरवाजा चंद्रेश चौधरी के शरीर से टकराकर चकनाचूर हो गया। दूसरा भाई, भूत सेवक, यह देखकर दर्द से चिल्लाया कि चंद्रेश चौधरी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
अब वे सब हार चुके हैं। विवान पराजित हुआ तथा चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक भी पराजित हुए। मैदान पर खड़े दो लोग, लॉन्गिन और यिन यांगोल्ड डेमन, सबसे बड़े विजेता कहे जा सकते हैं। पराजित विवान और चंद्रेश चौधरी को देखते हुए यिनयांग बूढ़ा दानव हंसा और बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए हो। आह, ऐसा लगता है कि मुझे तुम सबको भी मारना होगा। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वे केवल निराशा में आहें भरते हुए बैठे थे। वे जानते थे कि आज उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें डर था कि वे इस विपत्ति से बच नहीं पाएंगे। लॉन्ग यिन ने विवान पर व्यंग्य करते हुए कहा, विवान नाम वाले बदमाश, 20 साल से भी ज्यादा समय पहले मैंने तुम्हारे पिता के हाथ और पैर की नसें काट दी थीं। अब 20 साल बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा हा, भाग्य का कैसा क्रूर मोड़ है। बुरी तरह घायल विवान ने अपनी छाती पकड़ ली। उसकी सूजी हुई आंखें खून की प्यासी नफरत से धधक रही थीं, खासकर जब उसने लॉन्ग यिन को अपने पुराने पिता का जिक्र करते सुना तो उसे लगा कि काश वह लॉन्ग यिन के टुकड़े टुकड़े कर देता। बदकिस्मती से वह लॉन्ग यिन का कोई मुकाबला नहीं कर सका। उनके साथ शब्दों को बर्बाद करना बंद करो, चलो लड़ते हैं। यिन यांग पुराने दानव की हत्या की मंशा पहले से ही पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। दूसरी ओर लॉन्ग यिन ने अचानक एक धूर्त मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर दोनों ने अपने सामने विवान और चंद्रेश चौधरी को एक भारी झटका देने की तैयारी की। उसी क्षण किसी अज्ञात कारण से विवान अचानक उछल पड़ा, मानो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया हो। लॉन्ग यिन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दहाड़ते हुए उसने किसी और चीज की परवाह किए बिना लॉन्ग यिन पर हमला कर दिया। जब लॉन्ग यिन ने देखा कि विवान में अभी भी उस पर झपटने की ताकत है, तो उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने विवान की तरफ देखा, जो बिना किसी ध्यान दिए उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। दूसरी ओर यिनयांग बूढ़ा दानव पूरी तरह से दर्शक की तरह खड़ा था और विवान को लॉन्ग यिन पर झपटते हुए देख रहा था। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगी। इस समय अनगिनत अजीब उभरती हुई आभाएं अचानक लॉन्ग यिन के हाथों में छिप गईं। उन शीर्षस्थ गुरुओं की आंतरिक ऊर्जा को आत्मसात और मिश्रित करने के बाद उसकी वास्तविक ऊर्जा अत्यंत विचित्र हो गई है। अब जब वह संचित हो गई है तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत विशाल हो गई है। जैसे ही विवान ने हमला किया, लॉन्ग यिन ने सोचा कि विवान एक फंसे हुए जानवर की तरह लड़ रहा है, एक निरर्थक संघर्ष कर रहा है। लेकिन जैसे ही विवान की आकृति लॉन्ग यिन के पास पहुंची, लॉन्ग यिन को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसने पाया कि विवान की आभा बिल्कुल अलग थी। वह अजीब आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घनीभूत सच्ची ऊर्जा जैसी थी, उस समय से बिल्कुल अलग जब उसने अभी उससे लड़ाई की थी। यह एक बेहद विशाल और अराजक एहसास था। यदि लॉन्ग यिन को विवान के परिवर्तनों के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से लापरवाह नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस बार लॉन्ग यिन वाकई लापरवाह था। उन्होंने निश्चित रूप से यह कल्पना नहीं की होगी कि विवान एक धरती हिला देने वाली तकनीक का प्रयोग कर रहा था। महाअसीम लॉन्ग यिन द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद विवान ने पहले ही खुद को मौत के हवाले कर दिया था। वह जानता था कि उसकी सभी मौजूदा मार्शल आर्ट, जिसमें स्वर्गीय पुस्तक स्क्रॉल की सबसे शक्तिशाली राक्षसी हथेली तकनीक भी शामिल है, लॉन्ग यिन के सामने कुछ भी नहीं थी। अचानक उसे तकनीकों का एक और सेट याद आया जो उसने अभी अभी सीखा था, महायान असीम, जिसे वूजी एल्डर ने तब बनाया था जब वह 200 साल का था। हालांकि विवान ने केवल पहले स्तर क्यूई गाइडिंग तकनीक और दूसरे स्तर के एक छोटे से हिस्से प्रवेश तकनीक में महारत हासिल की थी, फिर भी वह इसका उपयोग करने में कामयाब रहा, क्योंकि उसके पास कोई अन्य कौशल नहीं बचा था। सच कहूं तो विवान को भी महाअसीम की शक्ति का ज्ञान नहीं था। उसने केवल तभी महसूस किया जब उसने महाअसीम के पहले स्तर क्यूई प्रेरण तकनीक की साधना की और उसके पूरे शरीर की मेरिडियन पूरी तरह से शिथिल हो गईं। इसके अलावा वह प्रकृति की अदृश्य बोधगम्य शक्ति को सूक्ष्मता से महसूस कर सकता था। क्यूई प्रेरण तकनीक के पीछे की मानसिक तकनीकों और आंतरिक ऊर्जा का विवान ने कभी उनका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि वह पहले स्तर की साधना के बाद भी उनका उपयोग करता है तो उनका कोई खास प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अब जब विवान इसका उपयोग करने जा रहा है तो वह वास्तव में एक कोने में धकेल दिया जाएगा। जब विवान ने महाअसीम दिव्य कौशल का उपयोग किया तो उसे स्वयं भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे
उसका पूरा शरीर पूरी दुनिया के साथ एकीकृत हो गया है और उसका शरीर जलरोधी है, जैसे कि कोई दोष ही नहीं है। ऐसा सिर्फ विवान ने ही नहीं सोचा था, यहां तक कि उसके सामने खड़े लोंग यिन ने भी ऐसा सोचा था। जब लोंग यिन ने विवान को इस अत्यंत अजीब चाल का उपयोग करते देखा, एक दिव्य कौशल जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। वह अपनी हथेली से हमले का सामना करता रहा, क्योंकि उसे लगा कि भले ही विवान कुछ अजीब कौशल का उपयोग करे, वह उसे हरा नहीं पाएगा। लेकिन क्या उनका विचार सही है या गलत? जैसे ही लोंग यिन ने लापरवाही से विवान के हमले का सीधा सामना किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह गलत था। विवान पूरी तरह से अजेय था और उसकी शक्ति ऐसी थी जैसी लोंग यिन ने पहले कभी नहीं देखी थी, मानो वह पूरी विशाल दुनिया का सामना कर रहा हो। जैसे ही यह भ्रम उसके मन में आया, उसकी हथेली की तकनीक पल के लिए रुक गई। लेकिन विवान ने मौके का फायदा उठाया। उसने अचानक दोनों हाथों से जोर लगाया और तेज हथेली की हवा ने लोंग यिन की छाती पर जोरदार धमाका किया। उस लोंग यिन वास्तव में विवान द्वारा मारा गया था। क्या लोंग यिन पराजित हुआ? नहीं। लांग यिन कैसे हार सकता है? जैसे ही विवान ने अपनी हथेली से लोंग यिन पर वार किया, लोंग यिन का शरीर उड़ गया, लेकिन वह गिरा नहीं। कई कदम पीछे हटने के बाद लोंग यिन फिर भी सीधा खड़ा रहा। अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए लोंग यिन ने अचानक गुस्से से कहा, शानदार कौशल! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरने से पहले तुम ऐसी बेजोड़ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तुम्हें सचमुच कम करके आंका था। तुम सचमुच दुष्ट देवता के पुत्र होने के लायक हो। ऐसा लग रहा था कि यद्यपि विवान ने लोंग यिन पर दोनों हथेलियों से प्रहार किया था, लेकिन उसने अपने सामने खड़े लोंग यिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाँ, हालांकि लोंग यिन लापरवाह था। उसका शरीर शक्तिशाली सच्ची ची द्वारा सुरक्षित था। हालांकि विवान ने असीम ची मार्गदर्शक तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस तकनीक ने उसके शरीर को केवल संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया में विलीन होने के लिए निर्देशित किया। आक्रमण शक्ति के संदर्भ में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए भले ही विवान बहुत शक्तिशाली लग रहा था, वह अपने सामने लोंग यिन को चोट नहीं पहुंचा सका। कैसी मार्शल आर्ट! दुनिया में ऐसी मार्शल आर्ट भी होती हैं। बगल में खड़ा यिन यांग बूढ़ा दानव भी विवान को अजीब नजरों से देखकर बोला। लेकिन इस बच्चे द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर यह मार्शल आर्ट अप्रभावी क्यों लगती है? यिन यांग बूढ़ा दानव खुद से बुदबुदाया। और ड्रैगन के खून के बारे में क्या? वह वहां खड़ा था और उसके चेहरे से जानलेवा आभा निकल रही थी। वह बहुत क्रोधित था, वह सचमुच क्रोधित था। बुरा नहीं है, तुम वास्तव में मुझसे एक झटका झेलने में कामयाब रहे। तुम में हिम्मत है बच्चे। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। क्रोधित लोंग यिन पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। वह पागल हो गया था और उसके चारों ओर एक भयानक आभा फैल गई थी। यहां तक कि पैतृक भवन के आंगन का पुराना पेड़ भी उस अत्यंत भयंकर और प्रचंड हत्या के इरादे से हिल गया, जिससे उसके सारे पत्ते गिर गए, जोर से चिल्लाते हुए। लोंग यिन ने अपनी हथेली में ऊर्जा की एक गेंद इकट्ठा की और विवान की ओर वार किया। युवा मास्टर, सावधान रहें। हालांकि चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी वे डर के मारे चीख पड़े। उन्हें एहसास हो गया था कि उस भयानक अजगर के खून ने सचमुच उसकी हत्या की मंशा जाहिर कर दी थी। यदि विवान सावधान नहीं रहा, तो वह इस राक्षसी ड्रैगन यिन द्वारा मारा जा सकता है। लोंग यिन को अपने पीछे आते देख विवान ने चकमा देने की पूरी कोशिश करते हुए तेजी से कई हमले किए। हालांकि लोंग यिन की चालें निर्दयी थीं और उसका हर कदम विवान की जान लेने के इरादे से था। ऐसा लग रहा था कि लोंग यिन सचमुच गुस्से में था। लोंग यिन के साथ दर्जनों वार करने के बाद विवान अचानक लोंग यिन की हथेली के प्रहार से घायल हो गया। उसका शरीर हवा में जोर से लड़खड़ा गया। फिर लोंग यिन का 5 उंगलियों वाला हाथ विवान के मुकुट की ओर क्रूरता से बढ़ा। मर जा! लोंग यिन के होठों पर एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने विवान के मुकुट पर निशाना साधते हुए एक भयानक पंजा छोड़ा। विवान ने देखा कि लोंग यिन अपने मुकुट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसे कोई बचा नहीं पा रहा। उस पल विवान को ऐसा लगा जैसे वह मौत देख रहा हो। अपनी असाधारण क्षमताओं के बावजूद चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक लोंग यिन को उसके जहरीले हमले से रोकने में शक्तिहीन लग रहे थे, मानो विवान की मृत्यु निश्चित थी। ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में पूरे पुराने पैतृक हॉल में अचानक एक हिंसक विस्फोट हुआ। बहरा कर देने वाले विस्फोट से जमीन हिंसक रूप से हिल गई। जैसे ही धरती हिला देने वाला विस्फोट हुआ, लोंग यिन,
जो विवान का सिर पकड़ रहा था, थोड़ा रुका। उसका पकड़ने का प्रयास क्षण भर के लिए रुक गया, लेकिन विवान उसी क्षण वह अचानक घूम गया और जल्दी से इस हताश हमले से बच गया। क्या हो रहा है? बूढ़ा यिनयांग राक्षस अचानक करा उठा। उसकी भयंकर आंखें बाहर घने धुएं और भड़कती आग को घूर रही थीं, और उसने गुस्से से पूछा। जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा, पैतृक हॉल के बाहर अचानक भयंकर आग लग गई। भयंकर आग ने अग्रवाल परिवार की हवेली को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। विवान, विवान, सीनियर चौधरी, जल्दी से बाहर आओ। चलो इन कमीनों को उड़ा दें। अचानक ओल्ड मॉन्स्टर जी और रोहित की आवाजें बाहर से गूंज उठीं। बाहर राक्षस जी और रोहित, जिन्होंने किसी तरह बड़ी मात्रा में उच्च विस्फोटक हासिल कर लिया था, अग्रवाल परिवार के परिसर के बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। इसके अलावा यश राणा के पास भी चट्टानों को नष्ट करने के लिए कुछ डेटोनेटर थे, जिन्हें उसने जल्दी से अग्रवाल परिवार के पुराने पैतृक हॉल के चारों ओर व्यवस्थित कर दिया। विस्फोटक? उन्हें विस्फोटक कहाँ से मिले? पता चला कि अग्रवाल परिवार के गोदाम में बहुत सारे फेंके हुए विस्फोटक थे। ये विस्फोटक उस समय के बचे हुए थे जब अग्रवाल परिवार ने बहुत समय पहले अपनी पारिवारिक संपत्ति का निर्माण किया था। उस समय अग्रवाल परिवार की हवेली की नींव को मजबूत करने के लिए अग्रवाल परिवार ने जमीन को खोलने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने और फिर पूरी नींव को कंक्रीट से भरने में संकोच नहीं किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें राक्षस जी और रोहित ने खोज लिया। राक्षस जी को प्रेरणा मिली और विस्फोटकों का उपयोग करने का विचार आया। वे जानते थे कि विवान और चंद्रेश चौधरी उन दो महान राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास विस्फोटकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवान, चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक, जो पैतृक हॉल के आंगन में लॉन्गिन और यिनयांग बूढ़े दानव का सामना कर रहे थे, अचानक बाहर अपने भाइयों की आवाज सुनकर दंग रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि अब वहां से निकलने का समय हो गया है। लॉन्गिन और यिनयांग ओल्ड डेमन ने भी बाहर की आवाजें सुनी और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। विस्फोटक, युवा स्वामी, चलो चलें। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक एक साथ घबराकर चिल्लाए। फिर दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का सहारा लिया और पैतृक हॉल के बाहर की ओर बेतहाशा भागे। क्योंकि वे पैतृक हॉल के मुख्य द्वार के सबसे करीब थे, इसलिए वे जितनी तेजी से हो सके पैतृक हॉल के बाहर की ओर भागे। विस्फोट शब्द सुनते ही विवान तुरंत पैतृक हॉल से बाहर निकल गया। और द हेर्मेप्रोडाइट और ड्रैगन रक्त के बारे में क्या? बेशक वे मूर्ख नहीं थे। जब उन्होंने सुना कि बाहर विस्फोटक रखे हैं जो उस जगह को तहस-नहस करने वाले हैं, तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और फिर अचानक उनके शरीर हवा में उछल गए, पुश्तैनी हॉल से बाहर उड़ गए। पलक झपकते ही वे चारों बाहर आ गए। बाहर रोहित, राक्षस जी और यश राणा सभी विस्फोटक लिए हुए थे। इतना ही नहीं, अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली भी डेटोनेटर और विस्फोटकों से घिरी हुई थी। शुक्र है विवान, यिनयांग बूढ़ा दानव और लॉन्गिन जल्दी से बाहर निकल आए, वरना वे सब अंदर ही मर जाते। सबसे ताकतवर विशेषज्ञ भी शायद विस्फोटकों की ताकत से बच नहीं पाते। तो इसके पीछे तुम अज्ञानी मूर्ख थे। उसके सामने खड़े द हेर्मेप्रोडाइट ने गुस्से से कहा। लॉन्गिन ने उस समय रोहित और अन्य लोगों के हाथों में विस्फोटक भी देखा। उस समय हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। जमीन और अपने भाइयों के हाथों में उच्च विस्फोटकों को घूर रहा था। अचानक द हेर्मेप्रोडाइट ने मोर्चा संभाला और रोहित और राक्षस जी पर हमला किया, जो विस्फोटक पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह रोहित और राक्षस जी को अपने सामने ही मारने पर आमादा था। जब रोहित और राक्षस जी ने दानव को अचानक उन पर हमला करते देखा, तो वे दंग रह गए और उनके पास द हेर्मेप्रोडाइट की भयानक चालों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उस समय विवान बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ा। बेशक वह अपने भाइयों को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। द हेर्मेप्रोडाइट ने रोहित पर अपनी हथेली से वार किया, जिससे वह उड़ गया। रोहित चीखा और मुंह से खून थूका, जबकि उसके हाथ में रखे विस्फोटक जमीन पर गिर गए। उसी समय यिनयांग पुराने दानव ने अचानक राक्षस जी पर एक और तेज हथेली का प्रहार किया। बूढ़े गेने विस्फोटक अपनी हथेली में थामे हुए थे। जैसे ही राक्षसी द हेर्मेप्रोडाइट ने उन पर हमला किया, उन्होंने जल्दबाजी में गलती से ट्रिगर दबा दिया। आह! जैसे ही बूढ़े आदमी गे ने गलती से विस्फोटक की पिन खींच दी, सब लोग स्तब्ध रह गए। उनके हाथ में जलते हुए फ्यूज को घूरने लगे। सब पीछे हटने लगे। द हेर्मेप्रोडाइट कोई मूर्ख नहीं था। जैसे ही उसने विस्फोटकों को जलते देखा,
वह मुड़ा और पीछे की ओर छलांग लगा दी। ओल्ड जी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में रखे विस्फोटक फेंक दिए। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ घना धुआं उठा। आग की लपटें आसमान में उठने लगी और धरती कांपने लगी। विवान और उसके भाई विस्फोट स्थल से तेजी से छलांग लगाकर दूर चले गए। यिन यांग बूढ़ा दानव और लॉन्ग यिन पहले ही भाग चुके थे। फिर भी सदमे से सभी के कान के पर्दे अभी भी चुभ रहे थे। जब सबको लगा कि विस्फोट हो गया है, तभी यश राणा घबराकर चिल्लाया। उसने देखा कि अग्रवाल परिवार के पुश्तैनी हॉल के पास रखे सारे बम जल गए थे। फ्यूज फुफकार रहे थे और चटक रहे थे। यश राणा ने अग्रवाल परिवार के पुराने घर में विस्फोटकों का ढेर लगा दिया था। अगर वे अभी फट गए तो पूरा पुश्तैनी हॉल तबाह हो जाएगा। जब लोगों ने देखा कि सभी विस्फोटकों में आग लग गई है, तो सभी के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। छुट्टी, अब वे केवल भाग सकते हैं। अगर वे नहीं भागे तो वे सब यहीं उड़ा दिए जाएंगे। विवान ने अपने भाइयों और गंभीर रूप से घायल रोहित की ओर देखा, फिर रोहित की ओर लपका और चिल्लाया, जल्दी यहां से निकल जाओ। फिर उसने गंभीर रूप से घायल रोहित को एक हाथ से पकड़ लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। विवान की चीख सुनकर भाई जल्दी से सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। हालांकि जैसे ही विवान रोहित को बचाने वाला था, जो गंभीर रूप से घायल था और हिलने में असमर्थ था, लॉन्गिन ने अचानक विवान की पीठ पर हथेली से वार किया। बच्चे, मर जाओ, दहाड़ते हुए। लॉन्गिन ने विवान की पीठ पर एक क्रूर हथेली से प्रहार किया। विवान यह जानकर दंग रह गया कि लॉन्गिन उसे ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में भी जाने नहीं देगा। एक जोरदार धमाके के साथ विवान पूरी तरह से चौंक गया। उसे लॉन्गिन ने पीठ पर मारा। विवान के मुंह से खून की एक धार निकली और फिर वह पुराने पैतृक हॉल के सामने गिर पड़ा। विवान को लॉन्गिन ने अचानक पकड़ लिया और उसके दिल के पिछले हिस्से में गहरी चोट लग गई। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रेश चौधरी और उसका भूतिया नौकर, जो पहले ही विस्फोट के दायरे से बाहर निकल चुके थे, विवान पर उस कमीने लॉन्गिन द्वारा अचानक हमला होते देख दंग रह गए। वे घबराकर चिल्लाए, युवा स्वामी, चिल्लाते हुए। दोनों ने मिलकर ड्रैगन की संतान पर हमला कर दिया। चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवकों को अपने ऊपर हमला करते देख लॉन्गिन ने उपहास किया और दोनों हथेलियां फैला दी। अदृश्य शक्ति ने चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवकों के आक्रमण को पीछे धकेल दिया। तभी लॉन्गिन उछल पड़ा। वह जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहता था। यहां के बम पूरी तरह से जल चुके हैं। अगर अग्रवाल परिवार के पुश्तैनी हॉल के आसपास के सभी बम फट जाएं, तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए लॉन्गिन चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक के साथ युद्ध में देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चंद्रेश चौधरी और उसके भूत सेवक ने विवान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अत्यंत तेज गति से दौड़ते हुए दोनों ने गंभीर रूप से घायल विवान की मदद करने के लिए तेजी से हाथ बढ़ाया और जितनी जल्दी हो सके विस्फोट के दायरे से भागने की कोशिश की। जब उन्होंने सोचा कि वे विस्फोट के दायरे से बच सकते हैं, तो लॉन्गिन अचानक हवा में घूम गया। उसके होठों पर एक भयावह और विश्वासघाती मुस्कान थी और उसने कहा, मरो, आज मैं तुम सबको यहीं मरवा दूंगा। इस राक्षस की गर्जना के साथ उसने अचानक अपनी हथेलियों में शक्तिशाली ऊर्जा इकट्ठा की और उड़ते हुए चंद्रेश चौधरी, एचओ और विवान पर हमला कर दिया। वह स्पष्ट रूप से विवान, चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक को बम के विस्फोट के दायरे में वापस धकेलना चाहता था। एक बार चंद्रेश चौधरी, विवान और भूत सेवक विस्फोट के दायरे में पीछे हट गए तो वे निश्चित रूप से बम से उड़कर मर जाएंगे। इस समय चंद्रेश चौधरी और उनके भूत सेवक बुरी तरह घायल विवान का समर्थन कर रहे थे। इसलिए उनके पास लॉन्गिन की भयानक हथेली तकनीक के खिलाफ लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वे तीनों विश्वासघाती और क्रूर ड्रैगन ब्लड पाम तकनीक द्वारा विस्फोट के दायरे में वापस धकेले जाने वाले थे, विवान अचानक न जाने कहां से ताकत के साथ आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसी समय उसने अचानक अपनी ऊर्जा अपने हाथों में समेटी और चंद्रेश चौधरी और भूत सेवक को जोर से अपने पास धकेल दिया, उन्हें विस्फोट के दायरे से बाहर धकेलते हुए। चंद्रेश चौधरी और उनके भूत सेवक विवान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें अचानक विवान की दो अदृश्य शक्तियों ने आगे धकेल दिया, तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि विवान ने यह साफ तौर पर उन दोनों को बचाने के लिए किया था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो लॉन्गिन उन तीनों को पीछे धकेल देता और उनके पीछे बम होते, तब वे निश्चित रूप से मर जाते। इसलिए विवान के पास ऐसा करने
उन्हें बचाने और खुद को बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा मास्टर, बड़े भाई। इस समय चंद्रेश चौधरी, जिसे विस्फोट के दायरे से बाहर धकेल दिया गया था, और उसके भाई बाहर आश्चर्य से चिल्ला उठे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लोंगिन की शक्तिशाली हथेली का प्रहार एक बार फिर विवान पर पड़ा। विवान के मुंह से खून की धार फूट पड़ी, लेकिन इस बार वह गिरा नहीं। उसका शरीर बस एक पल के लिए हवा में रुका, और फिर उसने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके अचानक लोंगिन की ओर दौड़ लगा दी। लोंगिन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान इस समय भी उस पर हमला कर सकता है। उसने तुरंत फिर से हमला किया, लेकिन विवान नहीं चकमा। वह साफ तौर पर मौत से लड़ने के लिए दृढ़ था। उसने दोनों हथेलियों से विवान की छाती पर वार किया, लेकिन इसी समय विवान ने अचानक दोनों हाथों से लोंगिन की कमर पकड़ ली। कमीने, तुम मुझे मरना चाहते थे, है ना? आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिस क्षण विवान ने लोंगिन की कमर को गले लगाया, बोलते समय उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखें अंतहीन घृणा से भरी हुई थीं। उसकी पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो उनमें से खून टपकने वाला हो, और उसके दोनों हाथ लोंगिन की कमर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। जब लोंगिन ने अचानक विवान की बातें सुनी, तो वह भी चौंक गया। उसने विवान के हाथों से छूटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं छूट सकता। विवान की बाहें लोहे की जंजीरों की तरह थीं, जो उसके शरीर के चारों ओर पूरी तरह से लिपटी हुई थीं। फिर सबके आश्चर्य के बीच विवान ने अचानक अपनी रक्तलाल आंखें उठाईं और अपने सभी भाइयों की ओर देखा। उस क्षण उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान। जब भाइयों ने विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। फिर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। अचानक विवान ने लोंगिन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, और फिर अपने शरीर की आखिरी ताकत का उपयोग करते हुए वह लोंगिन को अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली की ओर ले गया, जो फटने वाली थी। आह! क्या वे एक साथ मरेंगे? हाँ, विवान की हरकतें बिल्कुल आत्मघाती थीं। वह लोंगिन को जिंदा पकड़ना चाहता था, और फिर दोनों मिलकर बमों से भरी अग्रवाल हवेली में घुसना चाहते थे। जब लोंगिन ने देखा कि विवान स्पष्ट रूप से उसे विस्फोट क्षेत्र में खींचना चाहता था, तो वह चौंक गया। लेकिन चाहे उसने विवान को कैसे भी मारा या संघर्ष किया, वह विवान की बाहों से मुक्त नहीं हो सका, और इसलिए सभी की हाँफने के बीच विवान लोंगिन को जीवित लेकर अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली की ओर उड़ गया, जो विस्फोटकों और डेटोनेटरों से भरी हुई थी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ एक विस्फोट हुआ, और ऊंची लपटों ने विवान और लोंगिन को आग के समुद्र में घेर लिया। घना धुआं निकल रहा था। लपटें आसमान में उठ गईं। युवा मास्टर, बड़े भाई। भाई घबराकर चिल्ला रहे थे कि चंद्रेश चौधरी एक पागल की तरह विस्फोट क्षेत्र की ओर भाग रहा है, लेकिन उसके बगल में खड़े भूत सेवक ने उसे रोक लिया। बूम बूम बूम। इसके बाद उनके चारों ओर डेटोनेटरों और बमों के लगातार विस्फोट होने लगे। जहां भीषण आग लगी थी, पूरा अग्रवाल ओल्ड हाउस तुरंत आग की लपटों में घिर गया, और पूरी पुरानी हवेली पल भर में राख में बदल गई। जहां घना धुआं उठ रहा था, वहां लोंगिन और विवान बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, और कोई नहीं जानता था कि वे जीवित हैं या मृत। सिर्फ भड़की हुई लपटें और आसमान में घना धुआं ही बचा था। पास में खड़े भाई भूकंप के झटकों से लगभग जमीन पर गिर पड़े। उस पल उन्होंने भड़की हुई आग और उठते धुएं की परवाह न करते हुए हताश होकर विवान का नाम पुकारा, अपने सबसे बड़े भाई का नाम पुकारा। हालांकि विवान और लोंगिन पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गए थे। शायद वे मर चुके हैं। शायद बम से उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। एक साथ नाश हो जाओ। क्या विवान और लोंगिन अंत में एक साथ नष्ट हो गए? आग अभी भी भड़क रही थी, और भाई पागलों की तरह विवान का नाम चिल्ला रहे थे। लेकिन निर्दयी आग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लपटें आसमान में उठती रहीं। द हेर्मेफ्रोडाइट कुछ देर पहले ही जा चुका था। वह बिना किसी आहट के चला गया था। किसी को नहीं पता था कि द हेर्मेफ्रोडाइट कब गया, और न ही यह कि वह क्यों गया। आग भड़कती रही, और अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गई। जहां भी आग फैली, उसके सामने का इलाका आग की लपटों का समुद्र बन गया। चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक दुख में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी, क्योंकि वे निर्दयी आग को देख रहे थे। युवा स्वामी, क्या युवा स्वामी सचमुच ऐसे ही मरेंगे? भूत सेवक ने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हाँ, ऐसे विस्फोट और ऐसी भयंकर आग में कौन बच सकता है? चंद्रेश चौधरी की आंखों में भी आंसू आ गए।
इस लौह रक्त वाले व्यक्ति ने पहले कभी एक आंसू भी नहीं बहाया था, लेकिन इस पल उसने आंसू बहाए। यश राणा और राक्षस जी पूरी तरह से स्तब्ध थे, अविश्वास से दृश्य को देख रहे थे। क्या प्राणेय? क्या विवान मर गया है? यह सत्य उनके लिए स्वीकार करना कठिन था, यहां तक कि अस्वीकार्य भी। विवान, अचानक एक मीठी चीख सुनाई दी और फिर कव्या अग्रवाल दौड़ते हुए दिखाई दिए। जब कव्या अग्रवाल ने धमाका सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से दौड़कर वहां पहुंची। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने विवान के भाइयों को घुटनों के बल बैठे पाया। लेकिन विवान कहीं नजर नहीं आया। विवान कहाँ है? वह कहाँ है? कव्या अग्रवाल ने अचानक पूछा, जैसे वह पागल हो गई हो। उसके सामने खड़े भाई वहां घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे दुख से भरे हुए थे और उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। मुझे बताओ, विवान कहाँ है? कव्या अग्रवाल ने यश राणा को पकड़ लिया और पूछा। यश राणा, एक वयस्क, अब आंसुओं से लथपथ था। उसने अपने सामने धधकती आग की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़े भाई, वह मर गया। यश राणा के मुंह से दुख में ये शब्द निकला। कव्या अग्रवाल इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थी। उसका नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और अनायास ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। नहीं, असंभव, वह नहीं मरेगा, वह संभवतः नहीं मर सकता। कव्या अग्रवाल वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा और बोला। फिर वह अचानक आग के समुद्र की ओर दौड़ी, जैसे वह पागल हो रही हो, जैसे वह विवान को ढूंढ रही हो। मिस अग्रवाल। कव्या अग्रवाल को अचानक आग के समुद्र की ओर कूदते देख राक्षस जी और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। मिस अग्रवाल, कृपया शांत हो जाइए। लेकिन कव्या अग्रवाल कैसे शांत रह सकती थी? जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह तो पहले ही आग में जलकर मर चुका था। वह कैसे शांत रह सकती थी? नहीं, विवान नहीं मरेगा, वह नहीं मरेगा, कव्या अग्रवाल चिल्लाया। प्रचंड आग ने उसकी चीखों को पूरी तरह से निगल लिया और उसके चारों ओर घने धुएं ने अग्रवाल परिवार की पूरी विशाल संपत्ति को ढक लिया। सामने अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली खंडहर में थी। आग की लपटें आसमान में उठ रही थीं और विवान और लोंगिन वहीं दफनाए गए थे। चंद्रेश चौधरी पीड़ा में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी कसकर बंद, खून से लथपथ मुट्ठी को ठंडे फर्श पर पटक दिया। उसकी मुट्ठी प्रहार के बल से खून बह रहा था और उसने अफसोस और पश्चाताप के साथ कहा, मुझे माफ कर दो बड़े भाई भाभी, मुझे खेद है युवा स्वामी, मैं उसकी रक्षा करने में असफल रहा। चंद्रेश चौधरी ने अफसोस के साथ कहा। जब उसने दर्द भरे शब्दों में ये शब्द कहे तो उसके सामने चंद्रेश चौधरी के मन में अंतहीन घृणा भर गई और उसके सभी भाई उग्र आग के पास उदास होकर खड़े हो गए। उनके दिलों में जो दर्द है उसे शायद कोई नहीं समझ सकता। अग्रवाल परिवार रातों रात बर्बाद हो गया। हालांकि विवान और लोग भी इस महान युद्ध में एक साथ मारे गए। इस समय बेहोश जगदीश और रोहित के अलावा सभी भाइयों के चेहरों पर अंतहीन दुख था। वे बहुत देर तक वहीं जहां विवान की मृत्यु हुई थी विचारों में खोए खड़े रहे। लगभग कई घंटों से जल रही आग धीरे धीरे बुझ गई। आसपास के खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वहां कोई लाश भी होगी तो शायद वह आग में जिंदा जल गई होगी। लेकिन भाइयों ने फिर भी हार नहीं मानी। घने धुएं और लालगर्म पत्थरों की परवाह न करते हुए उन्होंने विवान और लोंगिन के शवों की तलाश खंडहरों में की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में सभी भाई निराश हो गए। बड़े भाई का शरीर, क्या वह पूरी तरह जल गया था? यश राणा ने दुखी होकर कहा। जब चंद्रेश चौधरी और भूतसेवक ने यश राणा को यह कहते सुना तो वे अपना सिर दूसरी ओर घुमाने से खुद को नहीं रोक सके। उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वहां कव्या अग्रवाल जमीन पर लेटी हुई थी, अपने पतले हाथों से राख हटा रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद हाथ जल गए थे और उसकी बाहों में भी छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह विवान को, उसके शरीर को बेतहाशा ढूंढ रही थी, लेकिन लाख ढूंढने पर भी वह उसे नहीं पा रही थी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इसका अंत इतना दुखद होगा। शायद अगर चंद्रेश चौधरी को पता होता कि यह परिणाम होगा तो वह निश्चित रूप से विवान की जगह मर जाता, लेकिन इस दुनिया में समय कैसे पलट सकता है। इसलिए भले ही भाई दुखी और पीड़ा में हो, यह सब व्यर्थ है। अग्रवाल परिवार से संबंधित मामला अंततः सुलझ गया, लेकिन विवान मृत हो गया। यद्यपि वह और लोंगिन एक साथ मर गए, फिर भी उनके भाइयों के दिलों में लोंगिन की तुलना उनके सबसे बड़े भाई से कैसे की जा सकती है। जब जगदीश और रोहित कोमा से जागे तो परिणाम जानकर वे फूट फूट कर रोने लगे। वे इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। जगदीश मानो किसी भूत प्रेत के वशीभूत होकर विवान की तलाश में
अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली के खंडहरों में लौटना चाहता था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे रोक लिया। उसके भाइयों ने उसे बताया कि उन्होंने अस्त व्यस्त खंडहरों की अच्छी तरह से तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें विवान का शव नहीं मिला। खबर सुनते ही जगदीश ने दुख से अपना सिर दीवार पर पटक दिया। उसके चेहरे से खून बर रहा था। वह फूट फूट कर रोया। विवान की मौत की खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मनुष्य अंततः मर जाएगा, विशेषकर मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग। हालांकि वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके। यद्यपि वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जीवन चलता रहता है और हम में से बाकी लोगों को भी जीना है। इसलिए उन्होंने अग्रवाल परिवार और उस स्थान को छोड़ दिया जिसने उन्हें इतना हृदय विदारक दर्द दिया था। उनके सबसे करीबी रिश्तेदारों को वहीं दफनाया गया है, जैसा कि उनके शाश्वत भाई विवान को भी। अग्रवाल परिवार, जो कभी बंगलुरु शहर का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार था, अब एक विशाल खंडहर बन चुका है। विशेष रूप से अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली बमों से पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यहाँ बहुत सारी लाशें हैं और बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अग्रवाल परिवार पर रात का अंधेरा छा गया, जिससे पूरे परिवार को अंधेरे में एक भयानक और भयावह माहौल का सामना करना पड़ा। अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली एक भयावह और डरावनी आभा से ढकी हुई थी। यह विवान और लोंगिन का दफनाया हुआ स्थान है, जहां वे दोनों एक साथ मारे गए थे। अस्त व्यस्त खंडहरों के बीच आग की लपटें अभी भी टिमटिमा रही थीं और धुआं उठ रहा था। ढही हुई पुरानी हवेली पूरी तरह मलबे से ढकी हुई थी। रात के अंधेरे में अग्रवाल परिवार के खंडहरों से अचानक असीम घृणा से भरी दहाड़ सुनाई दी। अरे बाप रे, क्या यह कोई भूत है या कोई इंसान? फिर जैसे ही अंतहीन घृणा से भरी वह दहाड़ सुनाई दी, अचानक बम से नष्ट हो चुके अग्रवाल परिवार के खंडहरों से एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। जैसे ही चटकने की आवाज आई, एक जोरदार धमाके के साथ एक काली आकृति खंडहर से सीधे आकाश में उड़ गई। कौन सोच सकता था कि एक काला सा आकार अचानक बमबारी से नष्ट हुए खंडहर से बाहर निकल आएगा? लेकिन जैसे ही वह आकृति हवा में उछली, वह अचानक खंडहरों के बीच आ गिरी। अंधकार ने उसे घेर लिया था और तारों की धुंधली रोशनी में यह स्पष्ट था कि उसके कपड़े जलकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसका शरीर झुलस गया था। लेकिन उससे भी अधिक भयावह था उसका चेहरा, वह विश्वासघाती चेहरा जिसका आधा हिस्सा आग की लपटों में पूरी तरह जल चुका था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। कौन है ये? वह इन खंडहरों से बाहर कैसे उड़ सकता है? लोंगिन, वह ड्रैगन का उत्तराधिकारी है। हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोंगिन, जो कथित तौर पर विवान के साथ नष्ट हो गया था, अभी भी जीवित है। क्या वह अभी भी जिंदा है? हाँ, वह सचमुच अभी भी जिंदा है। हालांकि वह विवान के साथ विस्फोट क्षेत्र में कूद गया था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। बस विस्फोट और भीषण आग ने उसे पूरी तरह से विकृत कर दिया था। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया है। ओह! उसके मुंह से भयंकर गर्जना निकली, जिसकी ध्वनि से पूरा देश हिल गया। अत्यधिक क्रोध से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस विकृत चेहरे की आंखों में अब अंतहीन घृणा झलक रही थी। विवान, तुम कमीने! अपने जीवन काल में मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दिल निकाल दूंगा और तुम्हारी नसें बाहर निकाल दूंगा। लोंगिन ने अग्रवाल परिवार की पुरानी हवेली के खंडहरों के बीच गुस्से से दहाड़ लगाई। क्या विवान भी उसके साथ नष्ट नहीं हुआ? लोंगिन अभी तक जिंदा कैसे है? और उसने तो यह भी कहा था कि वह विवान का दिल और उसकी नसें और हड्डियां निकालना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? विवान कहाँ है? क्या वह भी नहीं मरा? लेकिन अगर वह नहीं मरा होता तो अब वह कहाँ होता? विवान खंडहर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद विवान का शरीर बम से पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया है। शायद विवान अंतहीन लपटों में जलकर राख हो गया है। इस समय किसी को भी कोई संभावना नहीं पता। बस इतना पता है कि लोंगिन मरा नहीं है। अग्रवाल परिवार से संबंधित मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। इन सब बातों से भाई पूरी तरह निराश हो गए और गहरे दुख में डूब गए। बंगलुरु शहर से पुणे शहर जा रही एक जीप के अंदर बैठे सभी भाइयों के सिर बहुत झुके हुए थे। उनका आंतरिक दुख किसी को भी पता नहीं था। जैसे ही जगदीश कार में बैठा, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। यह आमतौर पर लापरवाह आदमी अब गहरे दुख और शोक से भर गया था और विवान की मृत्यु के विचार ने उसे असहनीय रूप से दुखी कर दिया। रोहित, राक्षस जी, चो और यश राणा सभी ने अपने सिर गहराई से झुका रखे थे, जिससे गाड़ी में एक उदास और दमनकारी माहौल बन गया था। कहने की जरूरत नहीं कि चंद्रेश चौधरी और उसका भूत सेवक उस दृश्य को देखने के बाद पूरी तरह से स्तब्ध और स्तब्ध थे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको!
जगदीश अचानक दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। जगदीश की दहाड़ सुनकर आगे गाड़ी चला रहे आहचोऊ ने जोर से ब्रेक लगा दिया। क्या हुआ? आहचोऊ ने अपना सिर घुमाया और जगदीश से पूछा। जगदीश ने आंखें लाल करते हुए कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं। मैं अग्रवाल परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं। अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे छोटे मालिक का शरीर मिल जाएगा। धिक्कार है, मैं अपने छोटे मालिक को बिना शव के बिल्कुल नहीं मरने दे सकता। यह बहुत क्रूर है। जगदीश, एक वयस्क व्यक्ति, ने आंसू बहाते हुए कहा। जगदीश को आंखों में आंसू लिए यह कहते देख भाई एक बार फिर दुख में डूब गए। जैसे ही जगदीश कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूदने वाला था, वापस जाने के लिए तैयार था, रोहित ने उसे पकड़ लिया। जगदीश, तुम वहीं रुक जाओ। मुझे पता है कि विवान की मृत्यु सभी के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यह पहले ही हो चुका है। इसके अलावा हम इतने लंबे समय से उन खंडहरों में खोज कर रहे हैं और अभी तक उसका शरीर नहीं मिला है। रोहित की बातें सुनकर जगदीश अचानक गुस्से से भर गया और बोला, तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो कि हम क्या करें? अपने छोटे मालिक को ऐसे ही मरने दे, लानत है। जगदीश के शब्दों को सुनकर रोहित ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और खुद को खोया हुआ महसूस किया। वह भी बहुत दुखी और व्यथित था, लेकिन अब वह क्या कर सकता था? जगदीश, हम कसम खाते हैं कि हम विवान का बदला लेंगे, लेकिन अब वापस जाना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब हमें केवल एक ही काम करना है, सशस्त्र समूह को सच्चाई बताना। ओल्ड मैन जी ने किनारे से कहा। उन्हें बताओ, हे भगवान, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारा छोटा बॉस मर चुका है, तो उन्हें कितना दुख होगा। जगदीश ने लाल आंखें करते हुए कहा, हाँ, यह सचमुच एक क्रूर बात है। पुणे सिटी सशस्त्र समूह में विवान की प्रिय महिला, उसकी विश्वासपात्र और उसके रिश्तेदार, जिनमें उसके नाना और चाची भी शामिल थे, मौजूद थे। उन लोगों को अभी तक विवान की हालत का पता नहीं है। जब उन्हें आखिरकार विवान की मौत का पता चलेगा तो उनका दिल कितना टूट जाएगा। क्या वे इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? जगदीश के शब्दों को सुनकर ओल्ड मॉन्स्टर जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हथियारबंद समूह में वही लोग हैं जिन्हें विवान सबसे ज्यादा प्यार करता है और जो विवान से भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। विवान का परिवार और उसकी प्रेमिका भी वहां मौजूद हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा? सभी भाई वहां दुखी होकर बैठे हैं और उनमें से कोई भी बोल नहीं रहा है। अंत में रोहित ने साहसपूर्वक कहा, चलो, मैं उन्हें बाद में बताऊंगा। आखिरकार मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। रोहित के ऐसा कहने के बाद भाई अवाक रह गए। उस क्षण उनके हृदय मानो मर गए थे और उनके चेहरे अंतहीन दुख और आक्रोश से भर गए थे। भाइयों द्वारा चलाई जा रही जीप के पीछे एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज सेडान चल रही थी। काली मर्सिडीज बेंज के अंदर कव्या अग्रवाल बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह पूरे रास्ते रोती रही। विवान की मौत की खबर सुनकर कव्या अग्रवाल का दिल टूट गया। उसने सोचा कि काश वह भी आग में जलकर मर जाती, ताकि वह हमेशा के लिए विवान के साथ रह पाती। उसके बगल में उसके पिता समीर अग्रवाल थे। समीर अग्रवाल को होश आ गया था और उसे यिनयांग बूढ़े दानव और लॉन्ग इन की वापसी के बारे में पता था। साथ ही विवान ने उनके परिवार को बचाने के लिए जो बलिदान दिए थे, उनके बारे में भी। वह पछतावे से भरा वहीं बैठा रहा। बेटी, उदास मत हो, समीर अग्रवाल ने अपनी दुखी बेटी को देखते हुए कहा। कव्या अग्रवाल कार में भावशून्य बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह खिड़की से बाहर निश्चलता से देख रही थी। पिताजी, क्या आप जानते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। मुझे उनकी याद आती है, लेकिन वह तो ऐसे ही मर गया। कव्या अग्रवाल जितना बोलती गई, उसका दिल उतना ही दुखता गया। वह हमारे परिवार के लिए मर गया, हमारे लिए। मुझे उस